क्या आपकी कुंडली में व्यावसायिक सफलताओं का योग बना हुआ है? क्या आपकी दसमांश कुंडली में सफलताओं का राज छिपा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं ज्योतिष विद आनंद। आप सभी साथियों का स्वागत है एक और ज्योतिषीय रहस्यों से भरपूर वीडियो में। आज इस वीडियो में हम दसमांश कुंडली यानी कि D10 के उपच्य भावों के बारे में बात करेंगे। उपच्य भाव वो भाव जो हमें करियर के उत्थान के बारे में बताते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में बताते हैं, गिर कर संभलने की प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं, संघर्ष करने की क्षमता के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ वो भाव जो हमें ये बताते हैं कि तकदीर का साथ मिले या ना मिले, आप अपनी खुद के दम पर अपना तकदीर का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप में से कोई भी अपने करियर के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आप सभी के लिए है। सबसे पहले हम बात करेंगे D10 के बारे में। ये D10 कुंडली क्या है, इसका क्या महत्व है। D10 यानी कि कर्मों के फल देखने की कुंडली, और ये कुंडली लगन कुंडली के 10वें भाव का विस्तृत स्वरूप होती है। आप सभी को पता है कि लगन कुंडली के 10वें भाव से हम जीवन में किए जाने वाले सभी कर्मों का आकलन करते हैं, और इनमें से करियर भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है। इसी D1 के 10वें घर के 30 डिग्री के हिस्से को सूक्ष्म तरीके से समझने के लिए ही D10 का निर्माण किया जाता है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके जिस कुंडली का निर्माण किया जाता है वो D10 या फिर दसमांश कुंडली कही जाती है। जिन चीजों को हम D1 में आसानी के साथ में, सूक्ष्मता के साथ में, बारीकी के साथ में समझने में असमर्थ होते हैं, उन्हीं चीजों को हम डीप एनालिसिस करके सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से समझ सकते हैं इस D10 के द्वारा। D10 कुंडली एक बहुत बड़ा दायरा लेकर हमारे सामने चीजों को प्रस्तुत करती है। इसके अंदर हम जीवन से लेकर मृत्यु तक जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो कैसे ही कर्म क्यों ना हो, छोटे छोटे काम हो या बड़े से बड़े काम, सभी कार्यों को हम D10 के द्वारा देख सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। इनमें से एक है करियर, और करियर को देखने के लिए हम स्पेशली D10 के 10वें घर का इस्तेमाल करते हैं, और ये 10वां घर हमें करियर के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि आपका करियर कैसा रहेगा, आपके करियर में कितनी सफलताएं मिलेंगी, आप अपने काम को किस अंदाज में करेंगे, कौन सा कार्य आप करेंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, आपकी कार्य क्षमता किस प्रकार की रहेगी, आपकी ऊर्जा का लेवल किस प्रकार का रहेगा, कार्य के प्रति आपकी सोच कैसी रहेगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, क्या उन महत्वाकांक्षाओं को आप पूरी भी कर पाएंगे या नहीं, करेंगे तो किस प्रकार से, आप जॉब करेंगे या बिजनेस,
अगर बिजनेस आप करते हैं तो आपके अंदर स्वतंत्र बिजनेस करने की योग्यता किस लेवल की है, आपकी मैनेजमेंट क्षमता किस प्रकार की है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर किस प्रकार का है, आप किस तरह से अपने कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से अपने पार्टनर्स को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से आपकी पब्लिक इमेज आपके कार्यों के अंदर आपका सहयोग कर सकती है। आप जॉब करेंगे तो आपकी सर्विस किस प्रकार की रहेगी। ऐसे अनेकों अनेक प्रश्न है करियर को लेकर, और इन सभी प्रश्नों का जवाब हमें D10 के द्वारा बड़ी आसानी के साथ में मिल जाता है। आपने देखा होगा कि लगन कुंडली से हम करियर को देखते हैं और करियर में हमें कोई बड़ा योग देखने को मिलता है सफलता का। वही योग D10 के अंदर कमजोर हो जाता है, या उस योग को बनाने वाले ग्रह D10 के अंदर हमें कमजोर अवस्था में दिखाई देते हैं, तो यकीनन भले ही D10 के अंदर आपको सशक्त योग दिख रहा हो, D10 को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा। आपको चीजें आसानी के साथ में नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि D10 के अंदर करियर की सफलता का जो योग आप देख पा रहे थे वो यहां आकर कमजोर हो गया है। इसमें एक बात विशेष रूप से हमें ध्यान देनी होती है कि आप D1 यानी कि लगन कुंडली को देखे बगैर D10 से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि D10 है एक सहायक कुंडली है। मेन कुंडली तो लगन कुंडली ही होती है। अगर लगन कुंडली में कोई योग हमें दिखाई देता है तो उसका स्पष्टीकरण हमें D10 के द्वारा मिल सकता है, परंतु अगर D1 के अंदर उस योग का डिनाइल अगर हम देख पाते हैं तो फिर D10 कुछ भी नहीं कर सकती। D10 के अंदर वो योग अगर सशक्त भी दिखता है तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं रहता। जो मेन जड़ होती है वो D1 होती है, इसलिए सबसे पहले हमें D1 को ही देखना होता है। D1 को कोई भी कुंडली जो है रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, जो वर्क कुंडलियां होती है वो हमारी सहायता के लिए होती है, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने में हमारी मदद करती है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन सटीक रहेगा। यदि आप में से कोई भी D10 को अच्छी तरह से समझकर करियर का आकलन करते हैं तो आपका इंटरप्रिटेशन का लेवल का स्तर कहीं ज्यादा ऊंचा रहेगा। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए हमारी पूरी की पूरी सीरीज चालू है, उसे आप देखिए और इसका फायदा उठाइए। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस D10 में उपपच्य भाव क्या है, इनको हम किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका हम मतलब निकाल सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो आइए D10 में उपपच्य भाव को हम समझते हैं। देखिए, उपपच्य भाव का मतलब होता है वो भाव जो वृद्धि देते हैं, वृद्धि कराते हैं। बढ़ते हुए समय के साथ धीरे धीरे जो प्रगति होती है, वृद्धि होती है, वो हम उपपच्य भाव के द्वारा ही देखते हैं। कुंडली में 3, 6, 10 और 11 ये जो 4 भाव होते हैं इन्हीं को हम उपपच्य भाव कहते हैं।
उपज भाव को समझने से पहले हमें इन 3, 6, 10, 11 भाव के कारकत्वों को समझना जरूरी है, ताकि हमें आगे चलकर समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप सभी जानते होंगे कि तीसरे भाव से हम साहस देखते हैं, परिश्रम देखते हैं और साथ ही साथ प्लानिंग को देखते हैं। और छठे घर से हम संघर्ष को देखते हैं, प्रतियोगिता को देखते हैं और सभी प्रकार के सेवा भाव को देखते हैं। वहीं 10वें भाव से हम करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक प्रगति को देखते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं। वहीं 11वें भाव से हम करियर को लेकर होने वाली इच्छाओं को देखते हैं, सभी प्रकार के लाभदायक स्थितियों को देखते हैं, सोशल सर्किल को देखते हैं। और करियर के अंदर हमें जिन जिन कार्यों के लिए परमिशन की जरूरत होती है, लाइसेंस की जरूरत होती है, वो सभी प्रक्रियाएं भी हमें 11वें भाव से ही देखनी होती है। तो ये तो रहा उपज भाव 3, 6, 10, 11 के कारकत्व से संबंधित एक परिचय। अब हमें इस बात का विचार करना है कि इन 3, 6, 10, 11 जैसे उपज भाव के अंदर कौन से ग्रह हमें ज्यादा फायदेमंद होते हैं। यहां पर हमें पाप ग्रहों को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि 3, 6, 10, 11 जैसे उपज भावों के अंदर पाप ग्रहों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। यहां अगर पाप ग्रह हमें देखने को मिलते हैं तो ये व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, निडर बनाते हैं, संघर्ष करने की क्षमता देते हैं, विपरीत परिस्थितियों के अंदर हार नहीं मानने की प्रवृत्ति देते हैं, लड़कर जीतने की प्रवृत्ति देते हैं। चाहे कितनी ही विषम से विषम परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाए, व्यक्ति जूझने की प्रक्रिया से कभी जो है दूर नहीं जाता। लोग किस्मत को देखते हैं, भाग्य भाव को देखते हैं, कहते हैं कि किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, परंतु जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में 3, 6, 10, 11 जैसे भावों के अंदर पाप ग्रह अच्छी स्थिति में हो, ऐसा व्यक्ति किस्मत को नहीं मानता। उसका यही सोचना होता है कि किस्मत का साथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अपना किस्मत अपने दम पर खुद बनाकर दिखाऊंगा, और वो करता भी है। क्योंकि उपज भाव के अंदर बैठे हुए पाप ग्रह कभी भी हार नहीं मानने देते। व्यक्ति गिरता है, संभलता है, गिरता है, संभलता है, और ज्यादा ताकत के साथ में काम करते हुए नजर आता है। ये पाप ग्रह व्यक्ति को कार्य करने के लिए हमेशा उत्साहित रखते हैं, कार्य करने की योग्यता देते हैं, क्षमता देते हैं। इसीलिए 3, 6, 10, 11 जैसे भावों के अंदर पाप ग्रहों को विशेष महत्व दिया गया है, और यही ग्रह इन भावों को सशक्त बनाते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि पाप ग्रह अगर 3, 6, 10, 11 जैसे भावों के अंदर हो तो अच्छे हैं, तो फिर यहाँ शुभ ग्रहों का क्या महत्व है। तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि अगर 3, 6, 10, 11 जैसे भावों के अंदर शुभ ग्रह हो तो वो व्यक्ति को मेहनत नहीं करवाते, ज्यादा संघर्ष नहीं कराते, बड़ी आसानी के साथ में चीजें देते,
जल्दी से जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो फिर आप लोग ये निश्चित रूप से यही सोचोगे कि अगर शुभ ग्रह इतने अच्छे परिणाम देते हैं तो फिर पाप ग्रहों को अच्छे क्यों माना गया है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि शुभ ग्रह चीजें तो बड़ी आसानी के साथ में दे देते हैं, परंतु जब कभी भी विषम परिस्थिति आती है, व्यक्ति को संघर्ष करना पड़े, मेहनत करना पड़े, तो ये शुभ ग्रह व्यक्ति को मेहनत नहीं करवाते। व्यक्ति मेहनत नहीं कर सकता, संघर्ष नहीं कर सकता, परिस्थितियों से जूझ नहीं सकता, विपरीत हालातों के अंदर सरेंडर कर देता है। तो जो चीजें व्यक्ति को मिली हुई है, आसानी से मिली हुई है, बिना परिश्रम बिना झंझट के मिली हुई है, व्यक्ति उन चीजों को डिफेंड नहीं कर पाता, उन्हें अपने आप अपने पास में कायम नहीं रख पाता। वो चीजें उसके हाथ से छिटक जाती है और व्यक्ति खाली हाथ रह जाता है। जैसे मान लिया जाए कि छठे घर में हम संघर्ष को देखते हैं और पाप ग्रह हो तो व्यक्ति को संघर्ष करने की क्षमता देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि छठे घर के अंदर यदि शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति को संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसको हम थोड़ा और ज्यादा क्लेरिफाई करेंगे। मान लीजिए कि छठे घर में आपके शुभ ग्रह है और आपको चीजें बड़ी आसानी के साथ में मिल गई है। छठे घर से हम सभी प्रकार के ऋण को देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी को कोई पैसा उधार दे दिया, तो अगर आपके छठे घर में शुभ ग्रह है तो आप उन पैसे की रिकवरी करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते। सामने वाला व्यक्ति अगर देने से इनकार कर दे या फिर आनाकानी करने लगे तो समझ लीजिए कि आपका पैसा डूब गया, आप वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे। छठे घर में हम अपनी सर्विस जो देते हैं उनका पैसा भी हमें लेना होता है। व्यक्ति मेहनत करता है, सर्विस देता है, अपना प्रोडक्ट सेल करता है, उसके बदले जो पैसे मिलने होते हैं उनके लिए व्यक्ति अपने हक को लेने के लिए उतने जोर शोर से संघर्ष नहीं कर सकता। अपने पैसे को निकलवाने के अंदर वो व्यक्ति अपने आप को कम महसूस करता है और व्यक्ति पिछड़ जाता है, लोग पैसा डुबा देते हैं। परंतु 10वें और 11वें घर के अंदर शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों ही अच्छे परिणाम देते हुए नजर आते हैं। परंतु यहाँ फर्क इस बात का हमें देखने को मिलता है कि अगर 10वें घर में शुभ ग्रह है तो व्यक्ति नैतिकता से जुड़े हुए काम करते हुए पाया जाता है, अपनी पब्लिक इमेज को कायम रख के काम करते हुए नजर आता है। क्या सही है क्या गलत है इस बात का विशेष ख्याल रखता है कि कोई लोग मेरे काम पे उंगली नहीं उठा सके। परंतु यदि पाप ग्रह है तो व्यक्ति ज़्यादा विचार नहीं करता, जिस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसी के अनुसार वो कार्य करते हुए पाया जाता है। साम दाम दंड भेद। अगर अनैतिकता का भी सहारा लेना पड़े तो व्यक्ति पीछे नहीं हटता। व्यक्ति को किसी कानून का उल्लंघन करना पड़े तो भी कर डालता है, परंतु अपने हाथ में आए हुए लाभदायक परिस्थितियों को, अपने हाथ में आए हुए किसी प्रपोजल को व्यक्ति छोड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में जिस प्रकार की सिचुएशन है, लोग एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, गलत गलत तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे को तैसा जवाब अगर देना हो तो 10वें घर में पाप ग्रहों की जरूरत पड़ती है। तो इस लिहाज से पाप ग्रहों को 10वें घर में भी वेटेज मिलता है। आज के युग में, पुराने जमाने की बात अलग थी, परंतु आज के युग में
10वें घर में भी पाप ग्रहों को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक इसी तरह से 11वें घर में भी शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों ही अच्छे परिणाम दे सकते हैं। फर्क वही, लाभ कमाने के लिए तौर तरीके अच्छे होते हैं अगर शुभ ग्रह है तो, और पाप ग्रह है तो फिर शाम दाम दंड भेद वाली नीति व्यक्ति अपनाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज की परिस्थितियों के अंदर 3, 6, 10, 11 जैसे उपच्य भाव के अंदर पाप ग्रहों का होना ज़्यादा बेहतर माना जाता है, और ये पाप ग्रह व्यक्ति को संघर्ष करने की क्षमता देते हैं, लड़कर जीतने की प्रवृत्ति देते हैं, हार नहीं मानने देते। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए व्यक्ति गिरता है, संभलता है, परंतु हार नहीं मानता। अब ये तो हुई पाप ग्रहों की स्थिति के बारे में एक बात, परंतु जब बात है ना दृष्टि की आती है तो दृष्टि शुभ ग्रहों की ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पाप ग्रहों की जब दृष्टि आती है तो आपके कार्य के अंदर रुकावटें पैदा होती है, बाधाएं खड़ी होती है। परंतु शुभ ग्रह की दृष्टि है तो व्यक्ति को सपोर्ट मिलने लगता है, परिस्थितियों का सपोर्ट, रास्ता साफ होता है और व्यक्ति बड़ी प्रगति के साथ में, तेज गति के साथ में आगे बढ़ने लगता है। तो 3, 6, 10, 11 जैसे भावों के अंदर पाप ग्रहों की स्थिति अच्छी है, परंतु दृष्टि जो है शुभ ग्रहों की हो तो उससे ज्यादा बेहतर माना जाता है। इसी के साथ ही 3, 6, 10, 11 जैसे भावों के अंदर यदि कोई योग कारक ग्रह देखने को मिलता है तो बड़ी बड़ी सफलताएं देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि कर्क लगन या सिंह लगन की कुंडली है, तो इन लग्नों के अंदर मंगल एक योग कारक ग्रह होता है, और योग कारक ग्रह मंगल यदि 3, 6, 10, 11 जैसे भावों के अंदर देखने को मिलता है तो ये बड़ी सफलताएं दिलाता है, एकदम उच्च स्तर की सफलताएं। ठीक इसी प्रकार से एक राजयोग होता है केंद्र और त्रिकोण के अधिपति का। इस प्रकार का योग अगर 3, 6, 10, 11 में बनता है तो उस राजयोग के फल भी बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन में बृहस्पति और मंगल, ये दो ग्रह जो है राजयोग की निर्मिति करते हैं, और ये राजयोग अगर उपच्य भावों के अंदर बनता है तो जीवन में बड़ी सफलताएं मिलती है। ठीक इसी प्रकार से आप धनयोग की बात कर सकते हैं। कोई धनयोग अगर इन भावों के अंदर बनता है तो व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम अगर इसका निष्कर्ष निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि 3, 6, 10, 11 जैसे उपच्य भावों के अंदर ग्रहों की स्थिति अगर सही है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो व्यक्ति के अंदर एक नैसर्गिक क्षमता होती है परिस्थितियों से जूझने की, संघर्ष करने की, मेहनत करने की, और वो उसके अंदर इनबिल्ट एबिलिटी होती है, वो हमेशा उसके साथ में रहती है। परंतु वो इस योग्यता का, इस क्षमता का किस तरह से उपयोग करेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस भाव के अधिपति की स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर हमें भाव अधिपति की स्थिति को भी समझना जरूरी है कि भाव अधिपति यानी कि भाव लॉर्ड किस परिस्थितियों के अंदर हमें बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। तो आइए अब हम इस तरफ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 3, 6, 10, 11 के अधिपति ग्रह यदि 3, 6, 10, 11 में ही प्लेसमेंट लिए हुए हैं तो इसे बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि एक उपच्य भाव का अधिपति दूसरे उपच्य भाव में जाता है तो उसकी क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है।
जैसे मान लीजिए कि तीसरे भाव का अधिपति ग्रह छठे घर में चला जाए, 10वें में या 11वें में, तो एक बहुत अच्छी स्थिति हो गई। ठीक इसी प्रकार से 10वें घर का अधिपति यदि तीसरे में जाए, छठे में जाए या 11वें में जाए या 10वें में जाए, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होगी। तो यहाँ पर उपच्य भाव का अधिपति उपच्य भाव में अगर जाता है तो इसे बहुत सशक्त योग माना जाता है। और यहाँ पर यदि भाव अधिपति बली अवस्था में होता है तो जो व्यक्ति की क्षमताएं हमें देखने को मिलती है उपच्य भाव में, उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है। उन क्षमताओं का बहुत अच्छा लाभ उठाते हुए व्यक्ति पाया जाता है। वो बढ़ चढ़कर मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है। ठीक इसी प्रकार से उपच्य भाव के अधिपति यदि केंद्र स्थानों के अंदर जाते हैं तो उसे भी एक सशक्त योग माना जाता है। कारण कि केंद्र के जो स्थान होते हैं वो शक्ति से भरपूर स्थान होते हैं। ये पूरी कुंडली के पावर हाउस माना जाता है इन केंद्र के स्थानों को। यदि उपच्य भाव के अधिपति ग्रह यदि केंद्र स्थानों में जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की कार्य क्षमता बहुत उच्च लेवल की होगी, व्यक्ति ऊर्जावान होगा, व्यक्ति क्षमतावान होगा, व्यक्ति कार्य करने के लिए हमेशा उत्सुक रहेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि उपच्य भाव के अधिपति त्रिकोण भाव के अंदर जाता है तो उसे भी एक बहुत अच्छी स्थिति हम मानते हैं। कारण कि त्रिकोण भाव जो होते हैं वो अवसर पैदा करते हैं, प्रकृति का सहयोग व्यक्ति को मिलने लगता है। जब आपका संघर्ष करने की क्षमता, आपकी मेहनत, आपकी कार्य क्षमता का मिलाप अगर अवसर से हो तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। व्यक्ति के तरक्की के अनेक रास्ते यहाँ पर खुलते हुए नजर आते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उपच्य भाव के अधिपति केंद्र में जाए तो अच्छा है, त्रिकोण में जाए तो अच्छा है, उपच्य भावों के अंदर जाए तो भी अच्छा है। यहां पर उपच्य भाव को लेकर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलती है। व्यक्ति तरक्की करेगा, संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, हार नहीं मानेगा। परंतु हमें उपच्य भावों को लेकर यह भी देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उस मेहनत के हिसाब से व्यक्ति को वो रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आप अपनी कुंडली को देखते होंगे या फिर आप कोई एस्ट्रोलॉजर है तो बहुत सारी कुंडलियां आपके सामने आती होंगी। उनमें बहुत से लोगों को कुंडली के अंदर उपच्य भाव बली अवस्था में होंगे और उनका ये भी कहना होगा कि मेरा उपच्य भाव अच्छी स्थिति में है, फिर भी मुझे संघर्ष करने के बावजूद वो रिजल्ट अभी तक नहीं मिले। इसका जवाब ये होगा कि उपच्य भाव आपको मेहनत करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं, परंतु रिजल्ट उसके थोड़े विलंब से मिलते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे व्यक्ति को जो है रिजल्ट मिलने लगते हैं। बढ़ते हुए समय के साथ व्यक्ति की प्रगति होती है, व्यक्ति की ग्रोथ होती है, परंतु जो भी ग्रोथ होती है वो बड़ी सॉलिड होती है। सवाल ये होता है कि कब होती, व्यक्ति की प्रगति कब होगी। इन उपच्य भावों का वास्तविक अर्थों के अंदर हमें रिजल्ट कब मिलेगा, इसके लिए हम कहेंगे कि आपको उचित दशा का इंतजार करना होगा। जब ग्रहों की चाल बदलेगी, आपको सही दशाएं देखने को मिलेंगी, तो वहां उपच्य भाव अपना कमाल जरूर दिखाएंगे। मान लीजिए कि आपके उपच्य भाव के अंदर पाप ग्रह है, तो उपच्य भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा एक्टिवेट हो,
चाहे वो महादशा में हो या अंतर्दशा में हो। जो ग्रह शुभ ग्रह इन पाप ग्रहों को दृष्टि देते हैं, उन ग्रहों की अंतर्दशा हो, या फिर जो उपच्य भाव के अधिपति ग्रह है, केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, उनकी दशा हो। जो ग्रह इनको प्रभावित कर रहे हैं नैसर्गिक शुभ ग्रह के रूप में, वो भी अपनी दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में हो। यानी कि महादशा, अंतर्दशा और पंचदशा, इन तीनों दशाओं के अंदर जब इस प्रकार के ग्रह एक्टिवेशन में आएंगे तो वो समय होगा आपकी ग्रोथ का, आपकी सफलताओं का। और ये जो पाप ग्रह होते हैं, ऐसे समय आने पर आपको भरपूर सफलताएं देते हैं। अगर आपकी कुंडली में उपच्य भाव बली अवस्था में है तो समझ लीजिए कि संघर्ष तो जरूर होगा, परंतु आपको सफलताएं भी उतनी बड़ी ही मिलेगी। परंतु उपच्य भाव के बारे में हमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 3, 6, 10, 11 के भाव है, इनमें से अगर 10वें भाव को हम अलग कर दें तो बाकी बचते हैं त्रिशदाय भाव 3, 6, 11। यहाँ पर 10वां भाव जो होता है वो इन्हें उपच्य भाव बनाता है। तो यहाँ पर 10वां भाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि 10वें भाव से बाकी के घर कनेक्टेड ना हो, इनके संपर्क में ना हो, तो फिर 3, 6, 11 भाव के अंदर पाप ग्रह अगर बैठे भी हो तो उस लेवल की सफलताएं हमें देखने को नहीं मिलती। क्योंकि आपकी मेहनत से आपका कर्म अगर नहीं जुड़ता है, आपका करियर अगर नहीं जुड़ता है, तो फिर आपकी मेहनत कोई विशेष मायने नहीं रखती। इसलिए 10th हाउस का लॉर्ड यदि 3, 6, 10, 11 भाव के अंदर बैठता है तो इसे हम बहुत अच्छी स्थिति मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरे घर का अधिपति ग्रह या छठे घर का अधिपति ग्रह या 11वें घर का अधिपति ग्रह 10वें घर में बैठता है तो उसे भी हम बहुत अच्छी स्थिति मानेंगे। इन उपच्य भावों के ऊपर 10th लॉर्ड की अगर दृष्टि आ जाए तो भी हम कहेंगे कि इनका संबंध स्थापित हो गया है। उपच्य भाव के अधिपति और 10th लॉर्ड यदि आपस में एक दूसरे के साथ में युति कर ले या एक दूसरे को दृष्टि दे ले या फिर एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर ले तो भी ये कनेक्शन बन जाता है। यदि उपच्य भाव के लॉर्ड और 10th लॉर्ड एक दूसरे के केंद्र में हो या एक दूसरे के त्रिकोण में हो या एक दूसरे के नक्षत्र एक्सचेंज में हो तो भी हम कहेंगे कि इनके बीच में एक कनेक्शन बन गया है और इन उपच्य भावों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और नहीं तो 10th लॉर्ड की जो राशियां होती है, उन राशियों के अंदर भी उपच्य भाव के अधिपति ग्रह अगर बैठ जाते हैं तो भी हम कहते हैं कि इनका संबंध स्थापित हुआ है और उपच्य भाव के अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप उपच्य भाव की स्थिति को देखते हैं, इनमें बैठे हुए ग्रहों को देखते हैं और इन भावों का आकलन करते हैं और आपको लगता है कि उपच्य भाव बली अवस्था में है, परंतु इसका फायदा हमें तभी मिलेगा जब 10th हाउस से इनका जो है कनेक्शन बनता हो। तो ये था दसमांश कुंडली में उपच्य भावों को लेकर मेरा एक विवरण। उम्मीद करता हूं कि ये विवरण आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हाँ
तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर सकते हैं। और आपको ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि इस चैनल पर मैं अपने समस्त ज्योतिषीय अनुभवों को आपके साथ में तहे दिल से शेयर करने का प्रयास करता हूँ, इस इंटेंशन और क्लैरिटी के साथ में कि जो समय आप इस चैनल को देने जा रहे हैं उसका सही यूटिलाइज करके मैं आपको दे सकूं। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे, अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।